तो कहते हैं फ्रेंड्स, हार मानना आसान है, जीतने तक टिकना ही असली खेल है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के सामने 13 अक्टूबर से पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं आप लोगों के सामने 120 क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में देखे होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 9 सेट में पूरे एक 20 क्वेश्चन करवाया हूँ। तो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैं काफ़ी अच्छे से बताऊँ, पूरे जीके जीएस करंट अफेयर मैथ्स रीजनिंग सारी क्वेश्चन को मैं अच्छे से डील किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देन आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन को क्वेरीज मिलेगा। यदि x-1/x का वैल्यू 5 है तो आप लोग को सॉल्व करना x⁴ प्लस 1/x⁴। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे x-1/x का वैल्यू दिया है, हम क्या करेंगे x प्लस 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा रूल्स होता है फ्रेंड, k² प्लस 4 का कंडीशन होता है। देखिए के यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या करें 25 प्लस 4 करेंगे अंडर रूट में। ये फार्मूला होता है इसका, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताने का प्रयास करूँ। तो 29 आ गया। देन हम लोग क्या करें, अब यहाँ पे x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका भी फार्मूला, तो जो आप लोग का ये जो रूट है इसका स्क्वायर -2 करेंगे, तो रूट 29 का स्क्वायर केवल 29 होगा, -2 करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया कितना, 27 आ गया। और आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा था x⁴ प्लस 1/x⁴। देन फ्रेंड्स अगेन इसको स्क्वायर करेंगे, तो देखिए x⁴ प्लस 1/x⁴ कीजिएगा ना, तो हम क्या कर, इसका जो वैल्यू था उसका स्क्वायर करेंगे, तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। देन -2 कर देंगे, तो 200 में 729 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा 727 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग इसका देखा है तो राइट आंसर है 727, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। यदि दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों मध्यकाओं का अंतर ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आप लोग को जो दिया है, सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलेंगे। देख सकते हैं पहला 10 है, देन 20 10 20 फिर 30 आप लोग के सामने, देन 40 फिर आप लोग के सामने 50, देन 60 70 है, और आप लोग का 80 भी, और लास्ट में आप लोग का 90 है। टोटल गिनेंगे तो टोटल 9 संख्या, कितना ये 9 है। तो फार्मूला n आप लोग का ऑड है, तो ऑड के लिए क्या होता है n + 1/2। तो 9 में 1 ऐड करेंगे 10/2, यानी 5वां टर्म में देखेंगे कौन है। तो इसमें अगर आप लोग देखे होंगे तो 5वां टर्म आप लोग के सामने आ रहा है कौन सा, देखिए 5वां टर्म आ रहा है 50, तो पहला का 50 हो गया। लेकिन इसको अगर 30 के स्थान पे 100 को करना है। अब फ्रेंड्स ये 30 को हटा दिए, तो 100 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोग का लास्ट में ऐड होगा ना 100। तो देखिए मान लीजिए इसके बाद 100 आ गया, क्लियर है। तो अब यहाँ से फिर वही रहा, एन का वैल्यू कितना आएगा 5वां आएगा। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग एन का वैल्यू जाए 5वां, तो आप लोग के सामने 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। अब दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 60 में से हम लोग 50 को अगर माइनस करते हैं तो ऑलरेडी 10 बचेगा, तो इसका राइट आंसर आएगा 10 होगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों को केवल रैपिड फायर की तरह मैं बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 23 40 27 57 108 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त शेष समानुपात हो जाए। तो इसको लॉन्ग वेरिएंट से बनाइएगा, वैसे ट्रिक से बनाइए, तो इसको गुना कर दीजिएगा और ये दोनों को, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। फिर क्या होता है इसका लो 1 × 3 और 4 × 2, ये दोनों का डिफरेंस लिए, तो राइट आंसर आएगा आप लोग का 6 आ जाएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, देखते हैं क्या लिख रहा है। एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु का स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मान लीजिए कि 8 मीटर का ऊंचाई है। देखिए 8 में एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, मान लीजिए 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, मान लीजिए फ्रेंड्स ये पूरा पेड़ था, अभी पेड़ पूरा नहीं बना, ये पूरा पेड़ था, क्लियर। आप देखिए ये अब ये टूट गया, तो ये टूटा हुआ भाग देखिए ये रेड वाला में कनेक्ट हो गया। अब इसका जमीन का सिरा दिया 6, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। 8 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। अब ये 10 है तो आपका ये भी क्या होगा 10 होगा। तो वो रहा इसका पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 10 और 8 कितना होता है 18 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा 18 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि sin x - y का वैल्यू √3 और cos x + y का वैल्यू √1/2 है, तो इसमें वैल्यू निकालना, कुछ भी नहीं करना। देखिए sin x - y, तो आप लोग को पता आ गया x - y, sin कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3/2 तो ऑलरेडी पता है 60 डिग्री का होता है। देन x + y में cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप लोग को पता है ये भी 60 का होता है। देन फ्रेंड्स हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो 60 60 120 होता है, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, तो x का वैल्यू 60 आ गया। देन y का वैल्यू दोनों का डिफरेंस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा x का मान क्या हो, देखिए 60 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग करेंगे तो x का वैल्यू 60 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या लिख रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के सामने एज का क्वेश्चन आ गया। चलिए एज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं, देन आप लोग को और भी बताऊंगा क्या लिख रहा है। देखिए रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की
आयु 4 वर्ष थी तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगा। सबसे पहले देखिए वर्तमान, देखिए 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री का आयु 4 वर्ष थी, 3 वर्ष पहले की बात करें। जब भी पहले की बात करते हैं ना तो जो आप लोग का भी है वर्तमान में, यानी 4 पहले रहेगा तो प्लस करते हैं, 4 + 3 क्या हो गया 7, यानी अभी प्रेजेंट में अगर पुत्री का आयु देखा है तो 7 वर्ष हो गया। अब पत्नी का आयु क्या हो रहा, पत्नी की आयु लिख रहा, देखिए जिसकी आयु उसकी पुत्री का आयु से 5 गुनी थी, तो इसकी जो पत्नी है यानी वाइफ की जो आयु होगा ना, इसकी पुत्री का कितना है तो देख सकते हैं आप लोग 7 था, तो 7 का 5 टाइम्स है तो कितना आ गया 35 हो गया। क्लियर है। आप लोग रवि की आयु बोल रहा तो रवि की आयु पत्नी की आयु से 5 वर्ष दे देंगे तो इसका 35 था, 35 में से 5 को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें। काफ़ी इजी क्वेश्चन था अगर अच्छा से पढ़े तो। देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिख रहा है, 3 घन पूर्णांक ए बी सी इस प्रकार है जिसका औसत 35 है और ए, देखिए a ग्रेटर देन b इज लेस एंड इक्वल टू c, यदि माध्यिका a + 18 हो तो c का संभावित न्यूनतम मान निकालना। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले c का बोलना, तो c का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे तो a + 18 लिखेंगे। क्या लिखें a + 18। अब देखिए इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। देखिए आप लोग को a इज, देखिए आप लोग इस कंडीशन के रिगार्डिंग चलना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं a लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे a + 18 लिखेंगे क्योंकि माध्यिका दिया बीच में लिख देंगे। देन आप लोग को फिर क्या लिखेंगे a + 18 लिखेंगे इक्वल टू क्या करें 105 लिखेंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना तो a का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के सामने टोटल 23 आ जाएगा। अब सी का मान निकाला तो 23 + 18 कर देंगे, कितना आएगा तो 41 आएगा। तो ऑप्शन है क्या बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। एंगल ए सी बी बराबर 46.5 डिग्री है, तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बने एंगल ए ओ बी का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखिए आप लोग एक ओ बनाना है। क्लियर है। सबसे पहले ओ केंद्र वाले को ओ केंद्र मानना है। क्लियर। अब क्या लिख रहा है ए सी बी का वैल्यू लिखा 46.5 डिग्री। तो देखते हैं और ए बी पर बने ए ओ बी एक लघु माप है, तो देखिए ए ओ बी मान लेंगे। तो देखिए आप लोग के सामने ए है, ये ओ था, ये बी है। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग ए सी बी निकाल देंगे। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, देखिए अगर आप लोग इस टाइप से अगर निकालते हैं, क्लियर है, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इसका वैल्यू आप लोग के सामने 46.5 लिख रहा। तो हम लोग जानते हैं किसी केंद्र पर अगर बनता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके चाप द्वारा परिधि पर बने कोण के 2 गुना होता है। तो 46.5 को 2 से गुना करेंगे तो 93 आएगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनः निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। इसके एक कोण का माप 120 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्लियर है। अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे एल आप लोग को 34 दिया था, देन बी का वैल्यू 18 दे रहा था। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4a = कितना आएगा 2, 34 18 कितना होता है, तो टोटल ऐड कीजिए तो 8 4 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52 आ गया। 4 का पारा में 52 आता, 13 बार में, तो 13 दूनी क्या आ गया 26। तो ए का साइड जो आ गया 26 में आ गया, क्या आ गया 26 आ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला के रिगार्डिंग a² sin थीटा होता है। क्या होता है a² sin थीटा होता है। ए का वैल्यू आप लोग देखेंगे 26 है, तो 26 का डबल टाइम्स गुना करेंगे तो 676 आएगा। और sin थीटा तो sin 120 का वैल्यू निकालेगा तो √3/2 आएगा। क्या आएगा √3/2। 2 का पारा में 676 आएगा 338 बार में, और ये आप लोग का √3 था। तो टोटल अगर सॉल्व कीजिएगा तो 338 √3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 2⁻7 गुना 3⁻3 गुना 5⁻7 गुना 7 में कितने गुणनखंड सम संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप लोग बनाइए, कुछ भी नहीं करना। देखिए इसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। सबसे पहले इससे कुल गुणनखंड की संख्या देखेंगे। तो जो पावर आप लोग को दिया देख सकते हैं, 2 पर पावर क्या था 7 था। जो भी पावर रहता उसमें सबसे पहले एक को सम करेंगे, यानी 7 + 1 करेंगे। देन यहाँ पे 3 था तो 3 फिर +1 करेंगे। देन 4 है तो 4 + 1 करेंगे। देन 7 के ऊपर 1 था तो 1 + 1 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 और 1 8 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, 4 और 1 5 आ गया। देन 1 और 1 2 आ गया। इसको सारी को मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हैं तो कितना आ गया 320 आ गया। क्या आ गया 320। अब यहाँ पे आप लोग को निकालना, सबसे पहले विषम गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो विषम के लिए क्या कि जो विषम संख्या उसके ऊपर वाला देखिए कितना पड़ है। तो एक ये विषम संख्या था। देन आप लोग को और कोई विषम संख्या था क्या 7 था ये। क्लियर। और एक 5 वाला था। तो इसको आप लोग देखिए तो 3 के ऊपर 3 है ना, तो 3 के ऊपर 1 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 4 गुना 4 के ऊपर 1 गुना करेंगे 5 हो गया, 1 1 2 आ गया। तो
तो इसको गुना करें 4 पचे 20 दूनी 40 आ गया। तो फ्रेंड्स टोटल विषम की देखा है तो टोटल तो होता 40, लेकिन आप लोगों का सम कब हो रहा, सम कब हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल में से विषम वाले को माइनस कर देंगे। तो यानी कि 320 में से 40 को माइनस कर देंगे तो 280 बचेगा। क्या बचेगा 280। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए 10,000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। फ्रेंड्स जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को कुछ नहीं करना, ये जो संख्या दिया रहेगा 21, 35 और 63 का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो 315 आएगा। क्या आएगा 315। आप क्या कीजिए 10,000 को आप लोग 315 से अगर डिवाइड कीजिएगा ना तो आप लोगों के बीच में लगभग 31.74 आएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 31, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बनाइए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये काफ़ी इजी है। इसके लिए ट्रिक होता है देखिए, एक्स का पे 3 मान लीजिए, वाई के यहाँ पे क्या मान लीजिए, देखिए वाई के पे -2 मान लीजिए और जेड का भी -1 मान लीजिए। देखिए 0 आ गया। अब इसमें पुट करके देख लीजिए, फिर आप लोग का 3 आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा। क्लियर है। इस टाइप से ही बनाया जाता है इस टाइप क्वेश्चन को ईजी वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक सममितीय बटन के लिए माध्य का बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध क्या है। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं आप लोग पढ़े होंगे मीन मीडियन मोड में, तो आप लोग का फार्मूला पता होगा, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन। देखिए मैं लिख देता हूँ 3 मीडियन -2 मीन होता है। क्लियर है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर ऑप्शन नंबर डी को पूरे का पूरे सॉल्व कीजिए तो आप लोग इस सिलेबस में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। सबसे पहले दुगनी तिगनी की बात करना चाहते हैं तो फार्मूला होता है, रेट निकालना ना, तो लिखिएगा n-1 बाई जो ईयर रहता है उससे तो n दुगनी, तो 2 में से 1 घटा देंगे, बाई कितना ईयर था 10 इंटू क्या करेंगे हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो तो कितना आएगा 10% आएगा। कितना आएगा 10% आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 10% आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए यदि ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं, ए और बी लघुत्तम समापवर्तन, देखिए ए और बी का लघुत्तम समापवर्तन कितना लिख रहा है बी लिख रहा है, और बी और सी का लिख रहा है सी, और सी और डी का लिख रहा है डी। तो ए बी सी डी का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा। फ्रेंड्स जब भी स्टेप से रहता ना तो सबसे लास्ट वाला देखा था, यानी आप लोग को ए बी सी डी का लिख रहा था, सबसे बड़ा कहाँ पे जा रहा था डी में, तो राइट आंसर होगा डी होगा। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, तो राइट आंसर करेंगे तो डी लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 48 डिग्री कम है तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोग को एक समांतर चतुर्भुज को ड्रॉ करना है। तो लेट अस कंसीडर ए पैरेललोग्राम। तो फ्रेंड ए बी सी डी हम लिख दें। क्लियर है। आप देखेंगे आप लोगों को क्या लिखा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप से दुगुने से 48 का, देखिए एक कोण का मान एक्स मान लिए, अब इसके दुगुने से यानी 2x से कितना कम 48 डिग्री कम है। तो समांतर चतुर्भुज सबसे बड़े कोण का माप याद करें। सबसे पहले याद होगा आप लोग को, मैं रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग रूल्स में पढ़ेंगे, ये जो एंगल होता है यानी समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योगफल 180 होता है। देन फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना, एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 होगा। तो हम लोग ए का वैल्यू लिख रहा है एक्स और डी का वैल्यू लिख रहा था, कितना लिखा था 2x - 48 का। इसका सम करेंगे तो 180 आएगा। क्या 180 आएगा। तो यहाँ से आप लोग करेंगे तो 3x का वैल्यू करेंगे तो 228 आ गया। क्लियर है। अब अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 76 डिग्री आएगा। कितना आएगा 76 डिग्री आएगा। अब आप लोग को बोला सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण के लिए 2 कर देंगे। x का वैल्यू कितना था 76 डिग्री था, देन आप लोग को 48 से माइनस कर देना था। तो इसको अगर सॉल्व किए तो 104 डिग्री आएगा। क्या आएगा 104 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखा है तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है तथा एक अन्य त्रिभुज की भुजा के आधार समबाहु त्रिभुज के बराबर है, इसके शीर्ष की ऊंचाई 6 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखें समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 होता है। 3a का वैल्यू आप लोगों के सामने 36 लिख रहा, तो a का वैल्यू निकालेगा तो 12 आएगा। क्लियर है। देन आप लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ कर देंगे बेस, तो बेस तो आप लोग को पता चल गया 12 और हाइट कितना लिख रहा 6 लिख रहा। तो सॉल्व कर दीजिए ना, तो 12 कितना आ गया 36 मीटर स्क्वायर आ गया। बहुत ही लल्लू वाला क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक आदमी ने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक स्कूल से एक पार्क तक दूरी तय की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस जाते हुए समान दूरी तय की। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगा तो पार्क से स्कूल की दूरी क्या है। फ्रेंड्स दूरी निकालने के लिए याद रखना, यानी कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला था
समय गुना चाल होता है। समय सबसे पहले देखते हैं 5 घंटा था, चाल तो चाल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या होता है ना, इसके लिए फार्मूला चाल के लिए होता है, दोनों को आगे सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए दोनों का स्पीड को, देन दोनों स्पीड को सम कर दिया, यानी 20 प्लस क्या कीजिएगा 5 कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्रेक्षणों के माध्य और माध्यिकाएं क्रमशः 10 और 9 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में से एक घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नई माध्यिका का मान क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा जो परिवर्तन डाटा में होता है वही परिवर्तन माध्य और माध्यिका में भी होता है। तो देख सकते हैं इसमें डाटा में कितना परिवर्तन कर, एक घटा रहे हैं। तो ऑलरेडी आप लोग का माध्य 10 दिया था तो 10 में से घटा देंगे, और माध्यिका 9 था, 9 में से एक घटा देंगे। तो देखिए एक का वैल्यू आप लोग के सामने 9 आ रहा है, एक का वैल्यू 8 आ रहा है, तो 9 8 है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था ये। यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हैं तो उनमें से किन्हीं 2 छात्रों को सदैव एक साथ खड़े होने की प्रायिकता क्या होगा। फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी कोई सर्कुलर वे में अगर आप लोग को एक साथ बैठते हैं तो इसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में ये कॉम्बिनेशन का रूल पता। देखिए 2 कितना है, 4 लोग या 6 लोग, 8 हो गए, एक मान ली और 9। तो इस टाइप्स में जब भी 9 लोग एक वृत्ताकार में बैठे होते हैं तो बैठने का कुल जो संख्या होता है, जो जितना टोटल संख्या है उसमें से 1 का फैक्टोरियल घटा करके लेते हैं। तो टोटल निकालेंगे तो 8 फैक्टोरियल आ गया। अब 2 लोगों को एक साथ बैठने की तरीका, तो देखिए टोटल 2 लोग जब भी बैठेगा तो 7 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सेम 2 लोगों को एक साथ खड़ा करने के तरीके 7 करेंगे इंटू 2 का फैक्टोरियल करेंगे, और टोटल यहाँ पे वैल्यू कितना आया था 8 का आया था। क्लियर है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 1/4 आएगा। क्या आएगा 1/4 आएगा। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इजी बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। एक 22 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। यदि गड्ढे से निकली मिट्टी का शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए गड्ढे से निकाले गया मिट्टी का आयतन क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग को देखिए ये जो मिट्टी का आयतन निकाले गड्ढा, तो वो आप लोग का LBH होता है। तो L का वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो 4 था, B का वैल्यू 2 था और H का वैल्यू 1.5 था। ये कर देंगे। देन आप लोगों को मिट्टी का आयतन, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक आयत का शेप में होता है। तो हम लोग देखेंगे ये दोनों का लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 14 गुना क्या करेंगे 22 करेंगे। देन आप लोग को इसमें से आप लोग को 4 गुना 2 करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है, अब इसी में सब लोग H का वैल्यू निकाल देंगे। अब आप लोग बना लीजिएगा ना, तो H का अगर टोटल इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू आप लोग का आएगा 4 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या लिख रहा। 8 लड़का 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरेंगे। असली मसाले सच MDH का फॉर्मूला यूज करना है। देखिए 8 में MDH, तो M मैन ये हो गया 8, D कितना था तो 20 था, और H कितना था 9 घंटा था। क्लियर है, देन फिर बोला कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 7 आदमी थे, दिन आप लोगों को पता नहीं था, दिन का दिन रहने दिए, H का था 10 आवर। सॉल्व कीजिए, 10 का पारा 20 2 बार में आता है यानी 2 कर दिए। अब देखिए और कुछ क्या कैंसिल हो रहा क्या, नहीं। तो 9 दिन में 18 को 8 से गुना करेंगे, तो 18 को 8 से गुना करेंगे तो आप लोगों के सामने 144 आएगा। अब बाई क्या करेंगे 7, ये आप लोग का D का वैल्यू आ गया। तो 144/7 यानी ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 3 संख्याओं का माध्य 32 है, आंकड़ों के इस समूह का परास 28 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 8 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को परास जानना पड़ेगा। परास का अर्थ क्या होता है, हाईएस्ट संख्या माइनस लोवेस्ट संख्या होता है। क्लियर है, ये चीज़ को पता होगा। अब देखिए आप लोग को लोवेस्ट और हाईएस्ट नहीं पता है। सबसे पहले लिख रहा परास तो 28 है, तो मान लीजिए कि लोवेस्ट संख्या, मान लीजिए कि लोवेस्ट संख्या हम कुछ नहीं तो x मान ले। देन आप लोग को बिगेस्ट संख्या अगर मानिएगा तो इससे 28 क्या है अधिक है ना, तो x + 28 कर देंगे। क्लियर है, अब क्या करना है, तीनों को लिखेंगे। तो तीनों को देखो, एक मान लेंगे x मान लेंगे, देन आप लोग को x + 8 मानेंगे, और एक क्या मानेंगे x + 28 मान लेंगे। अब तीनों को सम करके 32 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए ना, 3x आ गया, 32 28 और 8 कितना होता है 36 होता है, बराबर क्या करेंगे 96 करेंगे। देन सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू 20 आ जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा सबसे बड़ी संख्या 20 और 28 कितना होता है 48 होता है। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी इजी बना सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि तीसरी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी लेकिन 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। देन आप लोग को देखिए दोनों का सबसे पहले डिफरेंस लेंगे तो 10 - 4 कर देंगे। क्लियर है, अब मान लीजिए कोई साइड लेते हैं A लेते हैं, देन दोनों का सम कर देंगे तो 10 + 4 कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे 6 होगा, लेस एंड इक्वल टू हो गई है, आप लोग का 14 होगा, तो 6 ये है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें जब भी आएगा तो न्यूमरेटर जो होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आप लोगों के सामने 45 आएगा। देन 8 20 और 16 का एचसीएफ निकाले 4 आएगा, तो 45/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखिएगा तो सिंपल वे में आप लोग बोला 124 पर पावर n प्लस 124 n+1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात करें जहां n एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए 124 से ये n को कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इसमें लिए तो यहाँ 1 बचेगा। देन आप लोग के सामने 124 यहाँ पूरा बच जाएगा। आप लोग को n के सामने अगर पूरा लीजिएगा तो एक काम कीजिए ना, देखिए 0 लेकर, तो 0 लीजिएगा ना तो आप लोग सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये तो क्वेश्चन इजी है। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 18√3 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज को खींचेंगे, तो देखिए ये हो गया। आप लोग को पता है ये एंगल कितना डिग्री बने, 45, ये भी कितना 45। अब इसका कर्ण का वैल्यू लिख रहा 18√3 दे रहा, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका रूल एंड रेगुलेशन होता है। सबसे पहले आप लोग को बताया ये भी आप लोग का 45 डिग्री है, ये भी आप लोग का 45 है, देन ये 90 होता है। इसका कंडीशन होता है, शायद आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में रेशियो जो होता है 1:1:2 होता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे √2 का वैल्यू अल्टीमेटली आप लोगों के सामने 18√3 दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालें। एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 18√3 जो है ना इसको √2 से डिवाइड्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो √2/√2 करेंगे, क्लियर है। तो 18/√6 करेंगे बाय यहाँ पे √2 × √2 के बाद, तो यानी 2 है ना, यहाँ 2 यानी कि टोटल 9√6 आ रहा। तो फ्रेंड्स ए का जो वैल्यू आएगा 9√6 आएगा। हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ कर देंगे, बेस का वैल्यू कितना है 9√6 आया था, देन हाइट भी कितना आया था 9√6 आया था। सॉल्व कर लीजिए ना, तो हाफ कर देंगे, 9 को 9 से गुना किया 81 आ गया, देन √6 गुना √6 केवल 6। अब 2 का पारा में 6 कितना बार में 3 बार में आता है, 3 8 3 24 आ गया। तो टोटल देखिए 243 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है ये। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको देखिए और डायरेक्टली क्लियर कीजिए, इसलिए मैं स्टेप से बताता हूँ। एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्र धन 1815 रुपये प्राप्त होता है। तो आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, 10% है तो 10/100 करना। देन आप लोग इसको तोड़िएगा तो 10 आप लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा और एक आप लोग का इंटरेस्ट था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। 2 वर्ष के लिए था तो फिर 10 और 11 करेंगे। देन सॉल्व कीजिए तो आप लोग के सामने 100 होगा, आइए आप लोग का क्या 121 आएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसका मिश्र धन 1815 लिख रहा था, यानी 1815 लिख देंगे। अगर आप लोग 121 को, अगर आप लोग 21 क्या लिख रहा हूँ, अगर 121 को अगर आप लोग कितना से गुना कीजिएगा 1815 आएगा। सॉरी इसका डिफरेंस देखना पड़ता ना, ये तो अमाउंट था, ये सॉरी इसका मिस था, हाँ तो 121 ठीक तो ये, तो 121 को आप कितना से गुना कीजिए 1815 आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे आप लोग सिंपल में 15 से गुना कीजिए तो आ जाएगा, फिर 15 को 100 से गुना करेंगे तो 1500 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए 29 क्वेश्चन हो गया, 30वां आ गया। तो 30वां क्वेश्चन तो रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्लास 9th पढ़े अच्छे तो आप लोगों को पता होगा। देखिए ये देखिए 0.56 पे रैंक रेंगे प्लस 0.43 पे रैंक रेंगे प्लस 0.89 पे रैंक रेंगे। सबसे पहले देखिए 56 का जिस संख्या पे रैंक रेंगे उसके बदले 9 लिख देंगे। देन 43 है तो 43 यहाँ क्या करेंगे डबल रैंक रेंग लिखेंगे। देन यहाँ पे क्या करेंगे 89 लिखेंगे, फिर डबल 9 लिख देंगे। इसको टोटल सम कीजिएगा तो 188/99 आएगा। 99 रन क्या कहते हैं रैंक रेंग देते हैं, तो 1.88 आ जाए। 889 था ना, हाँ सॉरी 89 था, तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। तो 1.89 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इसमें कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को। अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना था, देखिए 56 था, रैंकिंग कीजिए तो 99 आएगा। देन 43 था, इसको भी तोड़िएगा तो 99 आएगा। देन यहाँ भी कीजिए तो 89 बाई क्या कीजिए 99 आ गया, क्लियर है। अगर आप लोग इसको तोड़ते हैं, अगर सॉल्व करते हैं तो 96 प्लस क्या कीजिए 43, देन इसको तोड़िएगा तो 89 कीजिए, क्लियर है। बाई क्या है 99 है। अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 188 आएगा, बाई क्या लिखिएगा 99। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 1.89 चलते रहेगा, तो इसलिए रैंकिंग बदलिए ना तो 1.89 पे रैंकिंग लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी सुंदर है। यदि किसी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है तो क्या होगी। देखिए इसका ट्रिक होता है 42/45 था ना, इसमें आप लोग ऑप्शन लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप लोग देखिएगा तो 27 था, मान लीजिए इसमें 27 कर दिए, देन अगला में भी 27 को ऐड करना, जोड़िए और सॉल्व कीजिए। देखिए तो 42 और 27 को जोड़िए, 9 आ गया, 4 2 6 69 आ गया, देन यहाँ पे 7 5 12 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 7 कितना आ रहा 69/72 आ रहा। तो अगर आप लोग देखिए तो किसी में ये फॉलो करता है, कोई पहाड़ में आता है, देखिए 13 यानी कि यहाँ पे आ रहा 2 और 3 बार में आ रहा, फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो वैसा तो नहीं है। सॉरी, यदि किसी के भिन्न और अंश में घटाने पर यहाँ लिख रहा था, मुझसे मिस्टेक हो गया, घटाने के लिए बोल रहा था, सॉरी मिस्टेक। देखो 42 लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग का 45 था, हम ऑप्शन नंबर ए ही ले रहे हैं आगे, ठीक है। तो देखिए घटाने के लिए घटाने पहला 27 घटाएंगे, देन आप लोग का सेकंड में 27 घटा देंगे, तो 42 में से 27 घटेगा तो ऑलरेडी कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, 4 में से 3 में से 2 गया, एक 15 गया, और यहाँ पे अगर आप लोग घटे 18 बचेगा, तो इसको भी रैकरिंग में तोड़िएगा तो 5/6 आएगा। तो ऑप्शन तो आ गया, देखिए आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए को ही सेटिस्फाइड कर दिए। इस टाइप से शॉर्टकट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझाता हूँ। देखिए क्या लिख रहा, x a के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर हो गया। हमेशा जब भी प्रोपोर्शनल होता है लोग कुछ देते हैं, तो कांस्टेंट k मान लिए, तो यहाँ पे k स्क्वायर आ गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, क्लियर है। देन लिख रहा a y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, a का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कांस्टेंट के यहाँ पे k2 मान लेंगे, देन 1/y कर देंगे, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 से, तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग देखिए ये आप लोगों का क्या था, k1 था, देन आप लोग का k2 का होल स्क्वायर बाय क्या करेंगे 1/y स्क्वायर, इसको सॉल्व किए तो 3900 आ जाए, क्या आएगा 3900। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन इजी है, होपफुली बना लिए होंगे। ए का 15%, तो देखिए ए है, ए का 15% निकालेंगे तो 15 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, देन बी के 18% के बराबर, तो बी के 18% यानी 18/100 करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 बार में हो गया, 6 बार में हो गया। देन फ्रेंड्स अगर आप लोग ए या बी का रेशियो निकालते हैं तो 6/5 आ गया, क्या आ गया 6/5। दोबारा बी ए से कितने बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, तो इसमें आप लोग को बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, तो हम देखिए ए का बोला ना, तो बी 6/5 करेंगे गुना कितना का 20 का, सॉल्व करें 5 चौक 20 यानी 24% है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले x + 1 है बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, देन फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो -1 आएगा, देन सेकंड अगर x + 2 है तो बराबर 0 लिख देंगे, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ गया, क्लियर है। अब जहाँ जहाँ आप लोग का वैल्यू है सारे में हम लोग क्या करेंगे -1 को पुट कर देंगे और अगला में -2 पुट कर देंगे। तो देखिए a है तो ये रहने दें x की पावर -3 है, तो क्या वैल्यू आएगा -1 ही आएगा, तो -1 लिख दिए, प्लस 3 यहाँ बचेगा, प्लस यहाँ पे अगर आप लोग कीजिए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ b बचेगा बराबर 0। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं तो आप लोग के सामने a + b का वैल्यू सॉल्व किया तो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन आप लोग सेकेंड x + 2 है ना, तो यहाँ वैल्यू -2 था, तो इसको भी सॉल्व कीजिए, तो आगे देखिए a है, a कर देंगे, -2 है तो यहाँ पे करेंगे तो -8 आ गया, तो -8 a कर देंगे, देन +12 कर देंगे, -2b बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से भी सॉल्व किए तो 4a + b बराबर क्या लेंगे 6। तो दोनों को अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग के सामने a का वैल्यू आएगा 1 आएगा, b का वैल्यू 2 आएगा, तो ये सब खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है ना तो आप लोगों को केवल और केवल एक ही काम करना है। देखिए सबसे पहले 25 कुर्सियाँ खरीदा यानी कि क्या हो, देखिए 25 खरीदा, क्लियर है, और 5 कुर्सियों के बराबर विक्रय मूल्य में बेच दिया। देखिए इतना मत कीजिएगा, देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक होता है, देखिए टोटल 37,500 रुपये लगाया और ये 25 और 5 दोनों को जोड़ दिए, 25 और 5 कितना होता है 30 होता है, इससे डिवाइड कर दिया ना, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर में आ गया 250 यानी 1250 है कहीं, बिल्कुल सही है 1250। तो ऑप्शन नहीं ना, ये मिस्टेक हो जाए, इस तरफ से आपको लोगों ने बनाया गलत हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। सबसे पहले प्रॉफिट बराबर फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP - CP। तो
एसपी कितना लिया 25 क्वेश्चन ना, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी कर देंगे, क्योंकि बराबर में भेज देना कितना, तो 5 एसपी के बराबर भेज दिया। अब देखिए दोनों एसपी को साथ करेंगे तो 25 एसपी माइनस 5 एसपी करेंगे, तो देन आप लोग को 20 एसपी बचेगा, इक्वल टू क्या कीजिएगा 25 सीपी कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं तो आप लोगों के बीच में देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 5 बच रहा है, यहाँ पे 4 बचा, नहीं 5:4 बचेगा। अब आप लोग को बोला 1 का एसपी निकालना है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग 1 का निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले 20 का वैल्यू देखिएगा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 20 एसपी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए 20 एसपी का वैल्यू कितना लिख रहा था 37500 लिख रहा है। क्लियर है। तो इसी प्रकार का 1 एसपी का निकाल तो 1850 आ जाएगा, क्या 1875 आ जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब आ चुके हैं जीके का भंडारा में, तो चलिए जीके जीएस को देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से लिख रहा है, देन आप लोग को और भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो फ्रेंड्स पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले याद रखिए मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है डायरेक्टली नहीं होता, तो प्रोटीन का जो पूर्ण जो पाचन होता है वो अमीनो एसिड्स के रूप में होता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड होती है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है, देखिए प्रारंभ हो रहा, तो देखिए बातें करना चाहते मुख्य गुहा से, तो मुख्य गुहा से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है इसमें याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन होता है लार में उपस्थित एमाइलेज होता है, लार में जो उपस्थित होता है ना वह एमाइलेज एंजाइम्स होता है, यानी कि मुख्य गुहा में तो खैर नहीं होगा। देन अमाशय में, तो फ्रेंड्स याद रखिए अमाशय के द्वारा ही प्रोटीन का पाचन होता है। वहाँ पे अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है, और यही जठर ग्रंथि से जठर रस आती है, और जठर रस जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है, यही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और पेंटोन्स में तोड़ देता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। अगेन अमाशय में कौन सा अम्ल पाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया था। क्लियर है। वही बात करना चाहता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में फ्रेंड्स संपूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे 5 प्रकार का एंजाइम्स पाते हैं, एस मेल याद कर लीजिएगा, SMELL याद कर लीजिएगा। तो ये होता है सुक्रेज, माल्टेज, इमाइलेज, लिपेज और लाइकेज होता है। इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। ठीक है। चलिए, और यकृत पित्त रस का उत्पादन करती है जो वसा के पाइसीकरण के लिए मदद करती है। इतना बता रहा हूँ मैं। देखिए भोजन निकलते समय उसे श्वास नली में जाने वाली कौन सी संरचना रोकती है। ये तो इजी क्वेश्चन है। एपीग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस बोलते हैं। याद रखिए भोजन निकलते समय उसे श्वास नली में जाने से एपीग्लॉटिस उसे रोकती है। क्लियर है। चलिए, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता कहते हैं? देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो प्राप्त करता जो होता है वह AB+ होता है। क्या होता है? AB+ होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए एक होता है सर्वदाता। तो सर्वदाता जो देखिए मैं लिख देता हूँ सर्वदाता। तो फ्रेंड्स याद रखिए यूनिवर्सल जो डोनर होते हैं वो आप लोग का होता है O- होते हैं। क्या होता है? O- होते हैं। और सार्वभौमिक प्राप्त करता जो होता है वह AB+ होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। चलिए पूरा मैं डिटेल से नहीं बताऊं क्योंकि मेरा टाइम भी नहीं है। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत किया गया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये। तो आप लोग को पता आ से अंकुर, आ से उड़ीसा। तो याद रखिए उड़ीसा सरकार ने अंकुर पहल की शुरुआत किया है। क्लियर है। और अंकुर का पूर्ण रूप होता है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज। क्या होता है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज होता है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या लिख रहा है। तो एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोग को पता होगा एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ था, और ये आप लोग का 30 मई से लेकर 1 जून के बीच में हुआ था, और ये जो हुआ था सिंगापुर में हुआ था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था भारत का CDS रहने वाले अनिल चौहान ने किए थे। किसने किया था? अनिल चौहान। और अनिल चौहान भारत के वर्तमान CDS है, यानी कि 2nd नंबर के CDS है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। CDS अनिल चौहान हो गया। क्लियर है। इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2025 का एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वह सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये सिंगापुर में हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इससे पहले भी जो हुआ था, सबसे पहली बार जो हुआ था 2002 में, वो भी सिंगापुर में हुआ था। क्लियर है। और ये क्या अनिल चौहान क्या CDS है, वर्तमान CDS है। और भारत का पहला CDS कौन था? विपिन रावत थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 9 अगस्त 2021 को संसद में सीमित देयता भागीदारी विधेयक 2021 पारित किया था। इसमें संशोधन कहा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो 9 अगस्त 2021 को संसद में सीमित देयता भागीदारी विधेयक 2021 पारित किया था। इसमें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 में संशोधित था। क्लियर है। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी तक भारत में कुल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले याद रखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 के तहत देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह रिट जारी करते हैं 5 प्रकार का। और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। क्लियर है? और रिट जो लिया गया है वो आप लोग का ब्रिटेन के देश से लिया गया, ब्रिटेन ही है ना, हाँ ब्रिटेन के देश से लिया है। क्लियर है? चलिए, और भारत में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह याद रखिए 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ था। देन इसे किसने पारित किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसे लागू कब हुआ था? तो याद रखिए 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को हुआ था। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? शेरे पंजाब बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? तो लोकमान्य बोलते हैं। सारे क्वेश्चन याद कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन देखते हैं 43 क्या लिख रही है। निम्नलिखित में किस राजवंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई जाती है? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका राइट आंसर है चौहान हो गया। क्या हो गया? चौहान वंश। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, चौहान वंश। अगेन आई रिपीट, चौहान वंश की वंशावली बिजौलिया शिलालेख में पाई गई है। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो, तो देखते हैं क्या लिख रही है। बिस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। तो बिस्त दोआब नहर प्रणाली जो होती है वह पंजाब से संबंधित होती है। किससे होती है? पंजाब से। सबसे पहले दो आपका होता है दो नदियों के बीच जो खाली स्थान होता है या दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दो आप कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बिस्त याद रखिए कहाँ पे होता है? ये तो व्यास और सतलज पे होती है। वही बारी जो होता है व्यास और रावी की होती है। ठीक है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। प्रसिद्ध लोकगीत हेरे ई यूल्यू, तो ये तो पहली बार मैं खुद देखता हूँ, एक मिनट। तो प्रसिद्ध लोक संगीत क्या लिख रहा? हेरे ई ल्यू। तो यहाँ देखिए हेरे ई ल्यू का उद्गम किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसका जो उद्गम हुआ था वह नागालैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागालैंड में। यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। अगेन आई रिपीट, हेरे ई ल्यू युद्ध गीत जो कि ज़्यादातर युवा पीढ़ी में लोकगीत है, इसका प्रारंभ हुआ था नागालैंड में। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं तमिलनाडु में। तो फ्रेंड तमिलनाडु का जो लोकगीत था नाटम पुरा पट्टू था। वही बात करना चाहते हैं असम का, तो असम का था बोरगीत था। क्लियर है? चलिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, जुड़ों में सीधी स्थिति में खड़ा होकर लड़ना क्या कहलाता है? तो याद रखिए जुड़ों में सीधी स्थिति में खड़ा होकर लड़ना ताची वाचा कहलाता है। क्या कहलाता है? ताची वाचा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरू करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो MS वर्ड में F7 का हम लोग प्रयोग करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में करते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स F5 से किसका प्रयोग करते हैं? F5 में हम लोग गो टू का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी सेक्शन में जाने के लिए या फिर फाइंड या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। वही F1 किसके लिए करते हैं? तो फाइंड के लिए करते हैं। और F2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सेव एज के लिए करते हैं। F12 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सेव एज के लिए करते हैं। वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ताओं के ब्राउज़र में संग्रहित छोटी टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स याद रखें, इसे हम बोलते हैं कुकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज। वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित छोटी टेक्स्ट फाइलों को क्या बोलते हैं? कुकीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कुकीज़ बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। छवियों या दस्तावेजों से टेक्स्ट को पहचानने और निकालने वाली AI तकनीक क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, छवियों या दस्तावेजों से टेक्स्ट को पहचानने या निकालने वाली AI तकनीक का नाम क्या है? तो OCR, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? और GPS का फुल फॉर्म याद रखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लाइन का लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा होगा, दुर्गा पूजा का समय चल रहा, अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे पूजा भी का गीत सुन रहे हैं। ठीक है? चलिए 26 मई 2025 को 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सबसे पहले याद रखिएगा, इस बार जो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से बताया था, ये हुआ था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुआलालंपुर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था फ्रेंड्स। बातें करते चाहते हैं आसियान का, तो आप लोगों को मैं बताया था काफ़ी सुंदर तरीके से। आसियान का जो गठन हुआ था याद रखिए 8 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1960
1967 को हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ था। क्लियर है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और वर्तमान समय में आसियान में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, ब्रुनोई है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस और मलेशिया है। ये 10 देश इसमें है आसियान में। क्लियर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आसियान के 11वां सदस्य देश तिमोर ईस्ट बनाने की सैद्धांतिक सहमति 2022 में दिया गया। तो तिमोर ईस्ट अगर पूछता है 11वां देश कौन बनने जा रहा है, तो तिमोर ईस्ट। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए। तिमोर, देखिए तिमोर लेस्ते, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बने। तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर कुश मैनी हो गया, कुश मैनी हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन छऊ नृत्य, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ हमारा राज्य झारखंड है। छऊ झारखंड का एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। और छऊ का अर्थ होता है छाया या फिर मुखौटा होता है। इसके साथ साथ छऊ जो होता है वह उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में भी होती है। क्लियर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन तो वैसा है नहीं तो मैं बता देता। क्लियर है। चलिए और इसके साथ साथ याद है कि वर्ष 2010 में, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा मानवता अमूर्त विरासत संस्कृति में शामिल किया गया था। और इस बार में भी पॉसिबिलिटी गरबा को भी शामिल किया गया, दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया यूनेस्को के अमूर्त विरासत में, और छठ पूजा को भी शामिल किया जा सकता है। चलिए महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। फ्रेंड्स याद रखिए महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, पल्लव राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले लिख रहा है उपाधियों का उन्मूलन। तो उपाधियों का उन्मूलन जो होता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 18 में होता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता वो आर्टिकल नंबर 26 में होता है। ये मेरे बीएड के पेपर में आया था। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता, तो ये तो सार्वजनिक मामलों जो था अवसरों 16 में होता है। लास्ट आ गया 20वां, तो अपराधों के, देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 को कुल 3 भागों में बांटा गया, यानी 20 तीनों भाग गया, जिसमें 20(1) जो होता है मूत लक्षी दंडित विधियों से संरक्षण, 20(2) होता है दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा जो होता है अपने ही विरुद्ध गवाही देने में संरक्षण। ये होता है यानी अपने विरुद्ध गवाही देना है तो अपने ऑप्शन 3 में आ गया। और वही दंड दोहरे दंड का संरक्षण 2 में है, और वही मूत लक्षी दंडित विधियों का संरक्षण 1 में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा राजकोषीय घाटे को कम करना, राजकोषीय घाटे को कम करना। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। निम्नलिखित में कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छे से पता होगा विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। कौन थे ये, धर्मपाल थे। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंस जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। केवल आप लोग को पता होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखें इसको भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। इसके साथ साथ बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की भी नष्ट कर दिया था। चलिए और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय क्या है, तो याद रखें तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्षोभ मंडल के समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को ट्रोपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर देंगे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा। क्लियर है। चलिए इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के भौतिक उपकरणों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के भौतिक उपकरणों का नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आकाश का रंग नीला रंग प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए आकाश का जो रंग नीला जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। इसमें याद रखिए, देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है वह नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्लियर है। और याद रखिएगा वही क्वेश्चन आता है किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। ये इस टाइप से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। और एक रूल्स होता है जिसमें आप लोग को बताया था एस इज इन्वर्सली, देखिए एस इज ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ये एस होता है प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है, और लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य होता है। ये फार्मूला जो कि रैले प्रकीर्णन सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है। चलिए
वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं विद्युत धारिता जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का एसआई इकाई क्या होता है। सबसे पहले याद रखें सी का फार्मूला होता है क्यू बाय वी होता है। क्या होता है सी का फार्मूला क्या होता है क्यू बाय वी। अब देखिए क्यू का फार्मूला होता है क्यू यानी होता है चार्ज होता है चार्ज का अब सॉरी सी का क्यू बटा वी होता है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चार्ज का सही यूनिट क्या होता है कूलम होता है। देन भी का होता है वोल्ट का क्या होता है विभवांतर का वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट यानी कि कूलम पर वोल्ट होता है। और कूलम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैराड बोलते हैं। तो एक कूलम प्रति एक वोल्ट को क्या बोलते हैं एक फैराड बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं वोल्ट के बारे में। तो विभवांतर कैसे मतलब वोल्ट होता है वही प्रतिरोध यानी ओम प्रतिरोध का यानी कि देखिए ओम किसका मात्रा होता है तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की मात्रा जो होता है ओम होता है। हेनरी किसका होता है तो फ्रेंड्स हेनरी जो होता है इंडक्टेंस का सही मात्रा होता है। किसका होता है इंडक्टेंस का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है एक स्पेसिफिक इंडक्टेंस होता है एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। क्लियर है। चलिए विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई थी। तो ये तो क्वेश्चन इजी थे। तो इसको जारी किया था विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन करते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तो WHO का स्थापना कब हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। क्लियर है। और चलिए खाद्य FAO का कन्फ्यूजन हो रहा है। FAO देख रहे हैं मैं मुख्यालय FAO का इटली रोम है। केंद्रीय पृथ्वी विद्यालय मंत्रालय द्वारा भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिखिएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान के द्वारा किया गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल और सुंदर क्वेश्चन था ये। आज़ादी के समय भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो सबसे पहले याद रखिए आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम 1948 देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए मैं गलत पढ़ दिया था आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया था तो 1948 में। कब हुआ था 1948 में। अगेन आई रिपीट आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 में अधिनियमित किया गया था। क्लियर है। और इस अधिनियम के माध्यम से जनगणना के लिए एक अस्थायी योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था। इससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पूरे भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था 1872 में हुआ था। क्लियर जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन नियमित 10 वर्षीय जनगणना जो हुआ था 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ था। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 246 के अकॉर्डिंग देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार अर्थात यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो कि फ्रेंड भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के में ये जिक्र किया गया। क्लियर है। और मैं आप लोगों को करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ आगामी 2027 में भारत में जातीय जनगणना के साथ साथ जनगणना होने वाली है। जातीय जनगणना होगी। जातीय जनगणना के साथ साथ आप लोगों के सामने जनगणना भी होगी। क्लियर है। तो वही बात है आप लोग देखे होंगे अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था जिसकी जाति का पता नहीं है वो होते गणना कराने वाले। सुने होंगे राहुल गांधी के पक्ष में बोले थे। राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग किए थे। किस भाषा को पूर्व का इलायची कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इलायची। तो किस भाषा को पूर्व का इतावली बोलते हैं ना। तो किस भाषा को पूर्व का इतावली बोलते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। तेलुगु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं तेलुगु को। अगेन आई रिपीट तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहते हैं। क्लियर है। चलिए एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ भारत सरकार ने तेलुगु साहित्य को 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए थे। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए अभी भारत में कुल कितने भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे टोटल 10 हो गया ना 5 था पहले 5 4 9। तो इसको देख लीजिए मैं कंफ्यूज क्या हूँ इसमें आप लोग सब देख के बता दीजिएगा। वैसे देखता हूँ मेरा याद अगर आगे तो बता दूंगा। सबसे पहला जो था 2004 में था ना। हाँ सबसे पहले 4 में था फिर 5 में एक हुआ था। तो 5 में कौन था आप लोग जानते हैं संस्कृत था। देन आप लोग का 2008 में 2 को हुआ था। 2008 में 2 को हुआ था। एक मलयालम एक ये था मैं कन्फ्यूज हूँ। एक 2013 में हुआ था आप लोग का उड़िया हुआ था। इसके बाद एक पाली हुआ था प्राकृत हुआ था एक बंगाली हुआ था एक मराठी यानी 5 4 9 ही है टोटल 9 है। क्लियर है टोटल 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। अगेन आई रिपीट सबसे पहला जो 2004 में था तमिल था याद रखिए। 2005 में आप लोग का संस्कृत था। 2008 में तेलुगु हो गया। 2008 में ही आप लोग का मलयालम थे। और 2013 में आप लोग का उड़िया हो गया। और 2024 में ये 4 भाषा को जोड़ गया। 30 से तमिल नहीं 30 से नहीं ना 2024 में एक सबसे पहले पाली हो गया प्राकृत हो गया देन मराठी हो गया बंगाली को जोड़ा गया। क्लियर है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो है ना जिंद गाड़ा है। क्या ये जिंद गाड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? इससे पहले पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम था अमरकोंडा था। क्लियर है? चलिए, अब पूर्वी घाट की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम था महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितना था? 1501 था। 1501 था। सारी चीज़ों को याद कर लिया। चलिए, बातें करना चाहते हैं केटू के बारे में। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता है केटू का गौंडवी नष्ट 8611 यानी कि 8611 जो कि काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी होती है। क्लियर है? चलिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसका अर्थ होता है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें समकों के स्रोत है? तो इसके रिगार्डिंग अगर देखिएगा ना 67 का, तो ऑप्शन नंबर पूरा हो जाएगा, यानी कि सरकारी रिपोर्ट हो गया, समाचार पत्र हो गया, पुस्तकें, वेबसाइट, सारे होंगे। भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो भारत में सर्वाधिक राजस्व किसे प्राप्त होता है? तो आप लोगों को पता होगा, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया था प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट कर होते हैं। डायरेक्ट कर होते हैं। और डायरेक्ट कर के टैक्स के अंतर्गत आप लोग का आता है आयकर आते हैं, निगम कर आते हैं, संपत्ति कर आते हैं, उपहार कर आते हैं, व्यय कर आते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है ये। तो कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स याद है, कांसा जो है तट्टी का होता है, यानी तांबा और टीन का होता है। तांबा और टीन के, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? कांसा कहते हैं। क्लियर है? वही तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पित्तल बोलते हैं, और सीसा टीन के मिश्र धातु को बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं। सारी चीज़ को आप लोगों में बता दिया हूँ। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मेन आप लोग को होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, तो प्रोपेन और ब्यूटेन बोलते हैं। क्लियर है? और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों को बताया था C3H8 होता है, वही ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है। क्लियर है? इसमें जो स्मेल आता है गंध, उससे बोलते हैं इथाइल मरकप्टेन, और इथाइल मरकप्टेन का सूत्र होता है H2H5SH होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, एक फ्रेंड्स होता है जल गैस। जो जल गैस का फार्मूला भी जान लीजिए, मैं भी पॉसिबिलिटी पूछ दिया। तो वाटर गैस इससे बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण को बोलते हैं वाटर गैस। वो एक होता है प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 होता है। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। चलिए, भारत के अधिकांश परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारत के अधिकांश परमाणु रिएक्टर के रूप में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? यूरेनियम का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन, भारी जल। तो भारी जल का फार्मूला क्या होता है? ये भी आप लोग जान लीजिए, D2O होता है। क्या होता है ये? D2O होता है। क्लियर है? और ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? ये तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे, क्योंकि भारत का स्थान क्या रहा? पहला रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिए। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? पहला रहा था। क्लियर है? और इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ करवाया था? तो मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, तो जर्मनी में कराया गया था। कहाँ पे करवाया था? ये जर्मनी में करवाया गया था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत ने कितने पदक जीते थे? 11 पदक जीते, जिसमें 3 कांस्य, 4 रजत और 4 कांस्य थे, स्वर्ण थे। टोटल 11 जीते हैं, जिसमें याद रखें 3 आप लोग का स्वर्ण पदक जीते थे, देन आप लोग का 4 रजत पदक और 4 कांस्य थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम हैक फॉर ग्रीन इंफ्रा हैकटॉन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सीमेंट और निर्माण क्षेत्र से होगा। सीमेंट और निर्माण क्षेत्र से, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद रखिए, कार्बन टैक्स यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश जो है वह स्वीडन है। कौन सा? ये स्वीडन है, याद रखिएगा। तो कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश स्वीडन है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, और भी वैसा कुछ क्वेश्चन रहता है मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है? जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? ये असम था। ये भारत का पहला राज्य कौन था जीएसटी लागू करने वाला? असम था। फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन आ सकता है जीएसटी, तो याद रखिए जीएसटी को क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। क्लियर है? और ये भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को। अंजलि देखिए, इस चीज़ को याद रखिए, कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई को। देखिए मैं लेता 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। एक प्रकार के आप प्रत्यक्ष करें। क्लियर है? और जीएसटी जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जीएसटी के तहत कुल 5 प्रकार के टैक्स थे शुरू में। तो यहाँ पे एक 0% टैक्स थे, देन आप लोग का 5% टैक्स थे, देन आप लोग का 12% टैक्स थे, देन आप लोग का 18% टैक्स थे, और लास्टली आप लोग का 28% टैक्स था। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ इसमें सुधार हुआ, जो कि आप लोग देखे होंगे 3-4 सितंबर को बीच में हुआ था। अब फाइनल दबे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये घोषणा करके बोल दिया कि भारत में अब केवल और केवल 5% और 18% का स्लैब लगाएगा, यानी कि आप लोग को 0%, 12% और 28%, ये 3 जीएसटी स्लैब को हटा
केवल 5% और 18% स्लैब को लागू किया। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 56वें बैठक में किया था। कितने, यानी कि जीएसटी के 56वें बैठक में किया था। कैसे याद करना है, नरेंद्र मोदी का सीना कितना 56 इंच का है, तो 56 से याद कर सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन आएगा कि यह जीएसटी कब लागू हुआ, तो याद रखिए 22 सितंबर था ना, हाँ 22 सितंबर। तो याद रखिए 22 सितंबर 2025 को यह जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम देश जो 1954 में लागू किया था, कौन, तो फ्रांस देश लागू किया था। कौन देश लागू किया था, फ्रांस ने लागू किया था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने का संविधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 163 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 163 में है। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इसके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का प्रावधान भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 163 में किया गया। क्लियर है, याद रखिएगा, राज्य का कार्यकारी प्रमुख अर्थात संवैधानिक जो प्रमुख होते हैं, संवैधानिक जो प्रधान, देखिए मैं लिख देता हूँ, राज्य का जो संवैधानिक जो प्रधान होते हैं वह राज्यपाल होते हैं। लेकिन वास्तविक प्रधान की बात करना चाहते हैं, तो अपना इसमें कौन होते हैं, तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री होता है। ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए और क्या बातें करना चाहते हैं, आर्टिकल नंबर 164। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया था, यानी राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया था। क्लियर है, चलिए और इसी के तहत मुख्यमंत्री अपने संस्तुति पर राज्यपाल में अंत मंत्रियों का नियुक्त कर सकते हैं। चलिए और आर्टिकल 165 के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता संबंधित होते हैं। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए सहकारिता आयोग संबंधित है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से होती है, जो कि आप लोग को बताना चाहता हूँ 1983 में केंद्र सरकार ने आर्य सहकारिता की अध्यक्षता में इस चीज़ को लागू किया था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरबा आप लोगों का कहाँ पे आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ पे आता है ये, छत्तीसगढ़ में आता है। क्लियर है, चलिए अगला, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है, तो याद रखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का तुंगभद्रा नदी पे। कहाँ पे ये, तुंगभद्रा नदी पे। क्लियर है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड में क्यूआर का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल, तो क्विक रिस्पॉन्स यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो क्यूआर कोड का यूज करते होंगे। क्लियर है, चलिए अंगूर की खेती क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटीकल्चर। वही बात करना चाहते हैं पीसी कल्चर, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा पीसी कल्चर मछली पालन के लिए बोला जाता है। एपी कल्चर ये शहद या मधुमक्खी के पालन को बोलते हैं। वही सेरी कल्चर ये रेशम के उत्पादन के लिए बोलते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो देखिए गुलाबी आंखें, तो फ्रेंड गुलाबी जो होता है ना, वह झींगा या फिर प्याज का उत्पादन जो होता है वो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। आलू किससे होता है, आलू गोल होता है, तो गोल क्रांति का संबंध हो गया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन, मल्टी एजेंसी सेंटर एमएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फ्रेंड इसके देखिए पहला क्या लिख रहा, देखते हैं एमएसी के बारे में ना, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वैसे मैं देखता हूँ क्या लिख रही है, इसका देखता हूँ, ये देखता हूँ सी। तो देखिए पहला लिख रहा है मल्टी एजेंसी के बारे में, यह भारत के एक राष्ट्रीय खुफिया साझाकार केंद्र है जो खुफिया ब्यूरो आईबी के तहत आता है। नहीं फ्रेंड्स ये आईबी के तहत नहीं आता, तो ये पहला ही आप लोगों को गलत हो गया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुंबई में मल्टी एजेंसी सेंटर भवन का उद्घाटन किया, बिल्कुल ये ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल सही है। क्लियर है, देन तो आप लोगों का सेकेंड तो सही हो गया इसमें। हाँ, वर्ष 2011 में कारगिल युद्ध के बाद देखिए एक में नहीं हुआ था, ये भी आप लोग गलत, ऑप्शन नंबर केवल सी कर दीजिएगा। भारतीय मूल के किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीत लिया, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा भारतीय मूल की गायिका गीतकार और रैपर राजा कुमारी ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता, यानी नाम क्या था, राजा कुमारी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, राजा कुमारी। क्लियर है, ये राजा कुमारी जो रैपर थे। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग पढ़े होंगे, तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान था। क्या था, फरीद खान था। क्लियर है, और सूर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी थे। क्लियर है, ये भी याद करें। इसका मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा सासाराम में है, और इसको शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो बहार खान लोहानी ने दिया था। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो फ्रेंड सबसे पहले याद है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता
किसने किया था? अंबिका चरम मजूमदार ने किया था। क्लियर है? और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसी समय नरम दल और गरम दल साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में हो गए थे। क्लियर है? और इसी समय राजकुमार शुक्ला पहली बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे लखनऊ। क्लियर है? देन सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसमें मध्यस्थता किसने किया था? राज बिहारी क्या नाम था उसका? रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया था। और 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्लियर है? तो सारी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। मधुबनी लोकचित्र शैली किस शैली में लोकप्रिय है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा मधुबनी जो होता है वह बिहार में होता है। किसके लिए होता है? बिहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। चलिए, रानी रामपाल एक विशिष्ट खेल प्रतिभा खिलाड़ी है। यह खेल किससे संबंधित है? तो रानी रामपाल एक प्रतिभा जो है जो हॉकी से संबंधित है। इसका संबंध किससे? हॉकी खेल से है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इससे पहले आप लोग को पता होगा जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन थे? रानी रामपाल थे। क्लियर है? और वर्तमान समय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान को तो झारखंड की रहने वाली सलीमा टेटे, इसलिए मैं गौरव से बोल रहा हूँ सलीमा टेटे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पे? ये माउंट आबू में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? सबसे पहले बातें करना चाहते हैं कथकली का। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो कथकली। तो कथकली किस में होता है? केरल में होता है। कथकली किस में हो गया? केरल में हो गया। बात करना चाहते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। क्लियर है? उड़ीसा का। तो कुचिपुड़ी क्या हो गया? आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर अगर देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इसको अब आप आगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ फ्रेंड, देख लीजिए क्योंकि मैं थक चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं। वैसे ही सब सारे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी मोहब्बत से बना सकते हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो भी बन जाएगा इसमें। क्लियर है? बस एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन और वेन डायग्राम का क्वेश्चन में काफ़ी टफ प्रॉब्लम होता है। तो ये सब सारे पैटर्न के क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बता दूंगा। क्लियर है? तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो जिसमें मैथ्स को मैं बताऊँ पूरा और जीके जीएस को भी बताऊँ पूरा अच्छे से बताऊँ। हालांकि आप लोग को बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रहा होगा पूजा पाठ का, कोई नहीं, तीनों चीज़ आप लोग का हो रहा है, शुद्ध भी आप लोग हो रहे हैं। तो ये रहा एशिया कप चैंपियन 2025 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? देख सकते हैं गौतम गंभीर है। कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव थे। और फाइनल में चौका किसने मारा था? तो रिंकू सिंह ने मारा था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन हुआ था? कुलदीप यादव हुए थे। शायद कुलदीप ही यादव हुए थे। और मेजबान कौन थे? यूएई थे। सारे ये सब चीज़ लिखा है वो देख सकते हैं। सर्वाधिक रन किसका था? अभिषेक शर्मा का। सबसे विकेट ज़्यादा किसका था? कुलदीप यादव का। ये पॉइंट्स देख लीजिए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हूँ तो और भी डिस्कस करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।